हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले। ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है, यानी कि पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। और पहली वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा या फिर यहाँ पर आई बटन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्टाफिंग इज रेफर्ड एज बोथ लाइन एक्टिविटी एज वेल एज ए स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफिंग को हम लोग दोनों बोलते हैं, लाइन एक्टिविटी भी बोलते हैं और स्टाफ एक्टिविटी भी बोलते हैं। लाइन एक्टिविटी कहने का मतलब एक लाइन में चलता है। स्टाफिंग देखो लाइन पे चल रहा है ना। सबसे पहले क्या किया हम लोग, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, अभी क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग। इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टिंग, एंड आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। तो यही बोला है कि स्टाफिंग जो है एक लाइन एक्टिविटी है। और दूसरा यहाँ पे बोला है कि ये स्टाफ एक्टिविटी भी है। स्टाफ एक्टिविटी कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर एज एन एम्प्लॉय भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है एक मैनेजमेंट का, जैसे कि एचआरएम डिपार्टमेंट। एचआरएम डिपार्टमेंट आप सभी लोग जानते होंगे। एचआरएम डिपार्टमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है या जो सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे ही अवेलेबल होता है। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल कंपनियों में एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं बनता है। एचआरएम का सारा काम स्टाफिंग प्रोसेस में ही कर लिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। पहला स्टेप, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या किए थे, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली डिपार्टमेंट डिवाइड किए थे और उसके अकॉर्डिंग नीड क्रिएट हो गया था एम्प्लॉयमेंट लाने का। तो एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस में पहला वर्ड बोलता है कि आप एस्टिमेट करिए, पहला स्टेप बोलता है कि आप एस्टिमेट करिए कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये कैसे एस्टिमेट होगा, आपको वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ेगा, वर्कफोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट उन दोनों को, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को कंपेयर करना पड़ेगा। बेसिकली मैन पावर रिक्वायरमेंट में ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, और नंबर तक ही ये सीमित नहीं होता है, कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए वो भी हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट में एस्टिमेट करते हैं। आइए समझते हैं वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम देखेंगे कितना है। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का जब हम लोग इस्तेमाल किए थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट डिवाइड किया था। हर एक डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क डिवाइड हुआ था, यानी हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कितना काम करना है। उसको कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस। हर डिपार्टमेंट के काम को एनालाइज करना, वहाँ काम बटा था, यहाँ काम एनालाइज होगा कि क्या क्या काम है, कितना काम है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कफोर्स एनालिसिस भी करेंगे कि डिपार्टमेंट बट गया, काम एनालाइज हो गया, अरे काम करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो काम करने वाला है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है, ओवर बर्डन है या अंडर बर्डन है, वो हम लोग कहाँ पता चलेगा, वर्कफोर्स एनालिसिस पे। वर्कलोड एनालिसिस पे पता चलता है कितना काम है, क्या काम है, और वर्कफोर्स एनालिसिस पे पता चलता है कि ओवर बर्डन है एम्प्लॉयज़ या फिर अंडर बर्डन है। तो मैन पावर कैसे पता चलेगा, दोनों को कंपेयर कर दो। अगर काम ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो एम्प्लॉयज़ लाने का ज़रूरत है। अगेन रिपीटिंग, अगर काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो एम्प्लॉयज़ लाने का ज़रूरत है। एंड जस्ट वाइस वर्सा, अगर वर्कफोर्स ज़्यादा, वर्कलोड कम है, यानी लोग तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ तो है, बट वो लोग काम कम कर रहे हैं, जितना उनको करना चाहिए उससे कम। ये रिप्रेजेंट करता है या फिर ये बताता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एम्प्लॉयज़ को या तो हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उनका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सम अदर सेक्टर्स। ऑलराइट, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बोलता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस कहने का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। इंड्यूस वर्ड बेसिकली मीन्स अट्रैक्ट, कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो आए और काम के लिए अप्लाई करें। जैसे देखो यहाँ पर ये पूरा स्टेप वाइज चल रहा है, तो एक एक करके ही समझना, और आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। मैन पावर रिक्रूटमेंट पे हम लोग क्या देखें कि कितने लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। सपोज करो कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि कुछ एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, तो और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है वो भी पता चल गया कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए।
तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट मतलब सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को इंड्यूस कर रहे हो कि आपके यहाँ के वो लोग काम करें, अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, कमर्शियल्स चला दिए कि भैया इस कंपनी को जॉब एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है। और इंडिया का बेरोजगारी तो आप लोग जान रहे हो, लोग भर जाएंगे आपके यहाँ। दो तरीके का रिक्रूटमेंट होता है बाबू, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब कि जब आपको एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत पड़ेगा, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही बोल दीजिएगा कि अगर आपका कोई दोस्त यार या फिर अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है जो हमारे यहाँ काम कर सकता है क्योंकि आप बहुत एफिशिएंट है, आप जिनको भी लाइएगा वो भी अच्छे होंगे, उसको कहते हैं इंटरनल। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, आप उन्हीं से बोल रहे हो कि भैया आप कुछ नए एम्प्लॉयज़ को ले आओ। उससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वही नए एम्प्लॉयज़ को लेके आएंगे और हमको बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट, बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या यूँ बोलो कि आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजर रिटायर हो गया तो मिडिल लेवल वाले को टॉप लेवल पे भेज दिए, फिर लो लेवल वाले को मिडिल पे भेज दिया, लो लेवल पे किसी एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय मंगवा लिए। ठीक है, वो होता है इंटरनल। बट जब आपको एक्सटर्नल का बात आता है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट का नीड आता है। चलो, 2 स्टेप हो गया बाबू। क्या ज़रूरत था वो पता चल गया, रिक्रूटमेंट का भी काम हो गया, मतलब लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। रिक्रूटमेंट बेसिकली मीन्स लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, जो हो गया विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीज़मेंट। अब जो लोग आए हैं उनमें से सिलेक्शन होगा। एक बात याद रखना, सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग निगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस निगेटिव प्रोसेस इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जितने एम्प्लॉयज़ को हम लोग रखते नहीं हैं उनसे ज़्यादा तो रिजेक्ट कर देते हैं। अरे सपोज़ करो रिक्रूटमेंट के टाइम पे 10,000 एम्प्लॉयज़ आ गए, बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत सिर्फ 1,000 एम्प्लॉयज़ का था, या चलो 2,000 एम्प्लॉयज़ का था। तो 2,000 एम्प्लॉयज़ को हम रखेंगे और बाकी के 8,000 एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर रिजेक्शन का रेशियो ज़्यादा होता है एक्सेप्टेंस से, इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? निगेटिव प्रोसेस। और ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है। अच्छा इम्पैक्ट किस पे डालेगा? जो लोग सेलेक्ट हुए कि भैया 10,000 में से हम लोग को सिलेक्ट किया गया है, 8,000 लोगों को हटाया गया है, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वालिटी प्रीफर करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे भरोसा किया, हमको अच्छा काम करके देना है। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? उसको घर पे थोड़े बैठा के रखोगे, उसको बोलोगे भैया आओ मेरे यहाँ के काम करो तुम, तो ऑक्यूपाई करो। वो क्या करेगा? जो पोस्ट खाली था, जो भी लोग पोस्ट खाली था वो आके उस चीज़ को ऑक्यूपाई करेगा, यानी वैकेंट जॉब को वो फिल करेगा। और प्लेसमेंट से ही काम नहीं चलेगा, आपको साथ ही साथ ओरिएंटेशन भी कराना पड़ेगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाना होगा पुराने एम्प्लॉयज़ से या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से। जैसे कि अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो पहली बार आप फैमिलियर नहीं होते तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आपके वहाँ पर दोस्त बनने लगते हैं, उस ऑफिस में आपका एक इंटरेक्शन होने लगता है सब लोगों के साथ, आप थोड़े फैमिलियर हो जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से, तब वहाँ पर आप अपना 100% दे सकते हो, तब वहाँ पर आप खुल के काम कर सकते हो। तो उसी को कहते हैं ओरिएंटेशन, कि इंट्रोड्यूस कराना नए एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से। लास्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने एस्टिमेट किया, आपने रिक्रूट किया, आपने सेलेक्ट किया, आपने प्लेसमेंट दिया, आपने ओरिएंटेशन दिया, बट व्हाट आफ्टर डैट? उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा और उनमें डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। ट्रेनिंग मतलब आप लोगों ने सुना होगा, जब भी नए लोग या भैया दीदी आप लोगों के ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो बोलते होंगे कि शुरू में ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, 6 महीने का, 1 साल का, व्हाटसोएवर। तो वहाँ पर उसको एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है कि भैया आपको काम कैसे करना है, आपका क्या काम रहेगा, आप किस तरीके से यहाँ काम करिएगा। और एक बार काम सीखने के बाद एम्प्लॉय जब काम शुरू कर देता है तो टाइम टू टाइम उसमें डेवलपमेंट लाया जाता है। डेवलपमेंट लाने का मतलब उसके स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। सपोज़ करो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते कोई नया स्किल आ गया जो एफिशिएंट है, जिससे काम बहुत अच्छे से होगा, तो एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? डेवलपमेंट करवाता है अपने एम्प्लॉयज़ का, यानी स्किल डेवलप करवाता है अपने एम्प्लॉयज़ का, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जिससे उनका क्या बढ़ जाए?
CNC बढ़ जाए। तो ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक्चुअली होता क्या है, दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इतना ही काम होता है और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द वर्क होता है वो HRM डिपार्टमेंट संभालता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है HRM डिपार्टमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होगा, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में HRM डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट होता है, वहाँ पर रेस्ट ऑफ द जो भी काम होता है उसको स्टाफिंग प्रोसेस में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टाफिंग प्रोसेस का बचा हुआ टॉपिक भी ख़त्म करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी HRM डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो HRM डिपार्टमेंट ना होने के कारण ये जो बेसिक काम है तीनों जो HRM डिपार्टमेंट में किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग प्रोसेस में ही कर दिया जाएगा। पहला, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब एक बात को समझिएगा कि जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया गया एम्प्लॉयज़ को, जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, डेवलपमेंट लाया गया, उनके स्किल को डेवलप किया गया, तो उनको फिर कुछ समय तक काम करने के लिए छोड़ दिया गया और कुछ समय के बाद उनको जो वो काम किए, जो वो परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। कहने का मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और वो स्टैंडर्ड क्या होगा एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता है। दूसरा आते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखिए यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को जब हम लोग एनालाइज किए, इवेलुएट किए और इवेलुएट करने के बाद अगर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है यानी एम्प्लॉयज़ अच्छा काम किया, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम लोग प्रमोशन प्रोवाइड करेंगे या उसका करियर प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। इन शॉर्ट उसका प्रमोशन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, यानी उसका जो जिस लेवल पे वो काम करने के लिए आया था वहाँ से उसका प्रमोशन होकर हायर लेवल पे वो चल जाएगा, साथ ही साथ उसका इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मोर पे मीन्स व्हाट, उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर उसको सैलरी ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाएगा। मोर पे तो मिलेगा, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द जॉब। कंपनसेशन बेसिकली मीन्स प्राइस ऑफ द जॉब, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले आपको जो वेजेस या सैलरी या कुछ भी मिल रहा है इन कैश फॉर्म, तो वो कहलाएगा आपका प्राइस ऑफ द जॉब। कंपनसेशन बाबू दो तरीके का होता है, पहला दूसरा। पहला में क्या है, डायरेक्ट पेमेंट्स, और दूसरे में है इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट सबसे इजी है, वेजेस सैलरी को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट बोलते हैं, यानी जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आता है। इनडायरेक्ट पेमेंट का मतलब होता है जो आपके बैंक अकाउंट में तो नहीं आ रहा बट आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मेडिकल क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ये सारा आप क्लेम कर सकते हैं, इसको ये कंपनसेशन के अंदर आता है। ध्यान में देने वाला क्या बात है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट पेमेंट के जो बाइफर्केशन है, पहला बाइफर्केशन में क्या है, टाइम बेस्ड, और दूसरे में है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब होता है कि आप जो भी कंपनसेशन आपको मिलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड का जो भी कंपनसेशन आपको मिलेगा वो कंपनसेशन बेसिकली आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी आप एक दिन काम किए, डेली बेसिस पे भी मिल सकता है, वीकली बेसिस पे भी मिल सकता है, मंथली बेसिस पे भी मिल सकता है। यानी अगर आप एक दिन के बेसिस पे ले रहे हैं कंपनसेशन तो आपको रोज़ रोज़ पैसा मिलेगा, एक हफ्ते पे ले रहे हैं तो हर हफ्ते मिलेगा, एक महीने पे ले रहे हैं तो हर महीने मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपने कितने पीसेस या फिर आपने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा है और हर एक यूनिट 10 रुपये का है तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये का एक यूनिट था और आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक वैसे ही अगर आपने 200 यूनिट प्रोड्यूस किया और वो 12 रुपये का था तो यहाँ पर आपको 2400 रुपया मिलेगा, राइट। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइज। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरा स्टाफिंग प्रोसेस ख़त्म कर दिया। आने वाली वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय।